देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स के लॉज हम कैसे बता सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कितना फोर्स हमें दे रखा है। तो हमें पता है 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये दोनों फोर्सेस तब लगते हैं जब बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, रुकी हुई है, और ये तब लगता है जब बॉडी मूव कर रही है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसकी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। अब आपने फोर्स अप्लाई किया, नेट फोर्स हमें 0 करना है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल उसी के इक्वल होगा, अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स उस बॉडी पे 0 हो जाएगा। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन इन दोनों की फिक्स वैल्यू होती है। इनकी वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए हमने 2 सिचुएशंस ली हैं हम, ताकि समझ पाए कि ये लॉ आया कहाँ से है। मान लीजिए 2 सरफेस हैं, एक प्लेन सरफेस है और एक इंक्लाइन सरफेस है। प्लेन सरफेस पे बॉडी इस तरह से रखी जाएगी, इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी टिल्ट रखी जाएगी, इस तरह से रखी जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का कारण होता है परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि जब तक 2 बॉडीज आपस में परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाएंगी, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के पास आने का कारण है परपेंडिकुलर फोर्स। दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में परपेंडिकुलरली पास आते हैं, इस तरह से पास आएंगे, तो प्रेशर कहीं ना कहीं इनके बीच में लगेगा, तभी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो इस बॉडी का मास मैंने m लिया, इस पर वेट लग रहा है mg, और बॉडी ये जो वेट लग रहा है बॉडी पे लग रहा है, इसका मतलब बॉडी पे वेट mg लग रहा है, लेकिन बॉडी किस पे अप्लाई कर रही है? बॉडी इस सरफेस पे mg अप्लाई कर रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि mg किस पे लग रहा है? इस सरफेस पे लग रहा है बॉडी की वजह से। अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन रूल, mg ही वापस इस सरफेस ने इस बॉडी को अप्लाई किया mg, जिसे हम mg ना बोल के r बोलते हैं। है mg, लेकिन mg ना बोल के इसे r बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल का मतलब सरफेस से 90 डिग्री, सरफेस से 90 डिग्री है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, इसका मतलब r mg के 100% इक्वल होगा, क्योंकि ये जो mg फोर्स है ये सरफेस पर है बॉडी की वजह से, और ये r जो है वो बॉडी पर है सरफेस की वजह से। ना तो इस r की वजह से बॉडी फ्लाई हो रही है, ना mg की वजह से डिप्रेस्ड हो रही है, धंस रही है। इसका मतलब r mg के इक्वल हो गया। अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है Fs। मान लो स्टैटिक कंडीशन में है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मूव नहीं कर रही है, Fs आ गया। Fs का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, इन दोनों सरफेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का कारण क्या है? आप कह सकते हैं mg, हाँ आप कह सकते हैं mg r के इक्वल है, तो चाहे mg बोलो चाहे r बोलो, दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं। mg भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, r भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो चाहे तो मैं mg ले लूँ चाहे r ले लूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो इक्वल है। अब हम इस सरफेस को इस तरह से देखेंगे, ये सरफेस मान लीजिए ऐसे है, इस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, m मास की बॉडी है, वेट लगेगा डाउनवर्ड्स mg, लेकिन ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगा, ये डाउनवर्ड्स लगा है। mg डाउनवर्ड्स फोर्स है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगा। सरफेस के परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, इसके लिए हमने रीड्रॉ किया। यहां डायग्राम में मास बहुत बड़ा है, हमें कंपोनेंट्स लेने में दिक्कत आ सकती है, इसके लिए मैंने क्या किया, इस कैपिटल M मास की बॉडी को पॉइंट मास की बॉडी में कन्वर्ट कर लिया, ताकि एंगल वगैरह हम आराम से समझ सकें। mg लग रहा है डाउनवर्ड, ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर फोर्स है, और परपेंडिकुलर और सरफेस के बीच में 90 डिग्री होगा। 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस किया तो ये थीटा बच गया, तो mg का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा इस सरफेस से 90 डिग्री पे लग रहा है, इसका मतलब mg cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन फोर्स, या mg cos थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
तो यहां mg रेस्पॉन्सिबल नहीं है, mg cos थीटा रेस्पॉन्सिबल है। mg cos थीटा क्या है? इस सरफेस पर बॉडी की वजह से लगने वाला फोर्स। mg cos थीटा इज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस ड्यू टू बॉडी। अब इस सरफेस पर बॉडी ने जितना फोर्स लगाया, सरफेस ने बॉडी को r की फॉर्म में वापस किया। हम कह सकते हैं r mg cos थीटा के इक्वल है। तो यहां फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स mg cos थीटा के इक्वल होगा, या कहिए mg cos थीटा या r के इक्वल है, तो यहां फ्रिक्शन फोर्स r के इक्वल होगा। यहां मैं फ्रिक्शन फोर्स कहूंगा mg cos थीटा, यहां फ्रिक्शन फोर्स कहूंगा mg। दो रूल याद रखने पड़ेंगे, फ्लैट सरफेस है तो mg, टिल्ट सरफेस है तो mg cos थीटा। दो रूल याद रखने हैं, लेकिन दोनों केसों में एक चीज कॉमन है, यहां mg cos थीटा r के इक्वल है या mg r के इक्वल है। इसका मतलब दोनों केसों में मैं फ्रिक्शन फोर्स को r के इक्वल मान सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि r इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स और फ्रिक्शन फोर्स। हेंस वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। आपको दो रूल याद ना रखने पड़े, इस सरफेस के लिए mg और इस सरफेस के लिए mg cos थीटा, इसलिए हमें एक रूल याद रखना पड़े। तो मैंने यहां r और यहां भी r, तो एक ही रूल याद रखना है, fs मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब हम, आपको पता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल का साइन लाते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहां आता है कांस्टेंट म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू इन दोनों बॉडीज के सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है कि ये बॉडी मेटल की बनी हुई है या ये वुड की बनी हुई है या ये किसी स्टोन की बनी हुई है। इनका नेचर क्या है? ये नेचर है, दोनों बॉडीज के नेचर पे डिपेंड करता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द बॉडी है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का रूल हो गया, Fs मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R एंड Fs मैक्सिमम इज इक्वल टू μs r, वेयर μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट बॉडीज। उन दोनों बॉडीज के जो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। और ये जो वैल्यू होती है ये यूनिट लेस है, ये जो क्वांटिटी है ये यूनिट लेस, और फिक्शन मतलब ये जो क्वांटिटी है ये, इसकी ना तो कोई डायमेंशन है और ना कोई यूनिट है। देखिए, हमें दो रूल याद ना रखने पड़े। अब अगर आपके पास ऐसी सरफेस है, टिल्ट सरफेस है, तो इस r को हटा के mg cos थीटा लिख देना। और अगर आपके पास फ्लैट सरफेस दे रखी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखी है, तो r को हटा के mg लिख देना। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हो तो वो इंक्लाइन प्लेन के लिए निकाल रहे हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए निकाल रहे हो। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए निकाल रहे हो, पहले रूल लिखेंगे और r को mg लिख देंगे। और अगर इस तरह की सरफेस है, रूल लिखेंगे और r को mg cos थीटा लिख देंगे। देखिए, सेकंड लॉ और है इसका। फर्स्ट लॉ में वैल्यू बताता है कि Fs मैक्सिमम की वैल्यू μs r होती है। μs की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और r की वैल्यू या तो आप mg लिखेंगे या mg cos थीटा लिखेंगे, डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसी है। सेकंड लॉ में ये कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इन दोनों के कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए एक बॉडी ये है, दूसरी सरफेस ये है, मैंने इस बॉडी को सरफेस पे रख दिया, ये इस तरह से रखी हुई है। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव करने लग जाएगी, मतलब मैं फोर्स लगा के इस बॉडी को खिसका पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा वैल्यूज अप्लाई कर रहा हूँ। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? μs r। मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू μs r है। तो मुझे मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा और ये खिसक गई बॉडी। अब मैंने इस सरफेस को, अभी कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, देखिए पूरा ये बॉडी का ये जो सरफेस है ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है। अब मैंने बॉडी को ऐसे की बजाय ऐसे रख दिया, बॉडी इस तरह से मैंने रख दी, और अब मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया। अब भी मुझे 5 न्यूटन ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको खिसकाने के लिए। हालांकि कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बनेंगे, लेकिन जो टोटल वेट है वो इन नंबर ऑफ बॉन्ड्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब चाहे सरफेस को, चाहे बॉडी को आप ऐसे रखिए सरफेस पे, चाहे बॉडी को आप ऐसे रखिए सरफेस पे, दोनों केसों में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है। इनके कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करती कि कम कॉन्टैक्ट एरिया लिया है या ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया लिया है। तो दिस इज सेकंड लॉ।
जैसे देखिए दो लॉ हमारे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ है जो हमें वैल्यू बताता था कि भाई एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, और सेकेंड लॉ में ये बताता था कि दोनों सरफेस बॉडीज जो आपस में कांटेक्ट में आ रही है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, जब भी लिक्विड के फ्रिक्शन की बात करेंगे जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं, विस्कस फोर्स का मतलब फ्रिक्शन फोर्स इन लिक्विड सरफेसेस, उसमें ये एरिया पे डिपेंड करता है। सॉलिड अगर फ्रिक्शन है, दो सॉलिड बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसी तरह से दो लॉ हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन के हैं, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं अब। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के भी दो लॉ होते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं एफ के से, और एफ के भी वही कैपिटल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो रूल याद ना रखने पड़े इसलिए भी हमने एक रूल के लिए याद कर लिया कि एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं, तो कांस्टेंट आता है म्यू के। म्यू के को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये भी दोनों बॉडीज के कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड करती है कि जो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं उनके सरफेसेस का क्या नेचर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम होगी। इसका कारण मैंने पहले आपको थोड़ा बताया था कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर, मान लीजिए बॉडी इस बॉडी पे स्लाइड कर रही है, तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको इफेक्टिव होने के लिए, मजबूत होने के लिए, स्ट्रेंथड होने के लिए जो टाइम चाहिए वो नहीं मिल रहा। दोनों बॉडीज आपस में कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आ रही हैं, कम टाइम के लिए कांटेक्ट में आ रही है, तो जो बॉन्ड बन रहे हैं वो लेस इफेक्टिव बन रहे हैं, वीक बन रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स वीक बन रहे हैं। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। और आपने दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई किया तो म्यू के आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर। इसे कहेंगे एफ के और इसे कहेंगे एफ एस मैक्सिमम। तो एफ के लेस देन एफ एस मैक्सिमम क्यों? क्योंकि म्यू के लेस देन म्यू एस। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए एफ के एफ एस मैक्सिमम से कम होता है। तो देखिए ये फर्स्ट लॉ है हमारा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है म्यू के आर लिखनी है। फ्लैट सरफेस हो तो आर की वैल्यू एम जी लिखनी है, टिल्ट सरफेस हो तो आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा लिखनी है। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ वही सेम कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो एक सरफेस है, एक बॉडी है, ऐसे रखी हुई है और एक बार ऐसे रखी हुई है। दोनों केसों में एक बार इस तरह से रखी हुई है, तो दोनों केसों में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो सेम आएगी। तो बॉडी के ऐसे रखने से या ऐसे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम कर दिया तो भी फ्रिक्शन सेम ही रहेगा। तो ये सेकंड लॉ है। देखिए ये आपके पास एक पुली सिस्टम दे रखा है। ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके साथ ये एक ट्रॉली अटैच्ड है और ये एक मास अटैच्ड है। ये एग्जांपल 5.9 की हम डिस्कस कर रहे हैं। 20 किलोग्राम की ट्रॉली है, 3 किलोग्राम का मास है और ये आपस में एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है। इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन है 0.04। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। अब आपसे पूछा है बताइए इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। टेंशन की वैल्यू बतानी है हमें पता है कि टेंशन पेयर की फॉर्म में मिलता है और टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स स्ट्रिंग होती है। तो इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की तरफ टी होगा, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की तरफ टी होगा, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की तरफ टी होगा, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की तरफ टी होगा। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये फ्री होता, अगर मैं मान लो इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात कर रहा हूं, इसको मैं फ्री कर देता हूं, यहां से 3 किलोग्राम अलग से दिखा देता हूं, इसको फ्री करके दिखा दिया। इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, FBD कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम FBD। इसको मैंने फ्री करके दिखाया। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो ये जी एक्सेलेरेशन से नीचे जाता। आप किसी भी बॉडी को छोड़ो, जैसे मैं मान लो मार्कर को छोड़ रहा हूँ तो ये जी एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये जी से नहीं आएगा। ये कितने से आएगा? ये थोड़ा कम एक्सेलेरेशन से आएगा। मान लेते हैं A एक्सेलेरेशन से आएगा। इस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? mg, 3g, 3 मास है इसका और g की वैल्यू 10 होती है, तो हम कह सकते हैं 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पे। और टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ कितना? t।
फिर भी किधर आ रहा है ये, फिर भी नीचे आ रहा है, किस एक्सेलेरेशन से, ए एक्सेलेरेशन से। ये आपने अलग से इस सरफेस में दिखा दिया कि जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि ये पूरा के पूरा सिस्टम हमेशा नीचे आएगा। 30 न्यूटन कह रहा है इसे नीचे चलने को, टी कह रहा है ऊपर चलने को, फिर भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब 30 ज़्यादा है। तो मैं 3 किलोग्राम पे नेट फोर्स निकाल रहा हूँ कि नेट फोर्स जो 3 किलोग्राम पर होगा वो कितना होगा। नेट फोर्स ऑन 3 किलोग्राम किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड। कितना होगा, 30 डाउनवर्ड है, टी अपोज कर रहा है, तो 30 माइनस टी इस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स है। नेट डाउनवर्ड फोर्स है 30 माइनस टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन। और हमें पता है नेट फोर्स किसी भी बॉडी पर होता है m इंटू ए। m की वैल्यू कितनी है, 3 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन कितना है a, तो नेट होता है नेट जो फोर्स होता है वो होता है 3a। नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये भी होता है, नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये भी होता है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 30 माइनस टी इजिकल टू 3a। ये आपने एक इक्वेशन अडॉप्ट कर ली, ये इक्वेशन इसको फॉलो अप कर रही है। अब देखिए आपने इसको FBD किया, FBD मतलब फ्री कर दिया, इसको अलग से दिखा दिया। किसको अलग से दिखा दिया, मास को। कितने मास हैं, 2, तो दोनों को अलग अलग दिखाएंगे। अब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी मैंने अलग से दिखा दिया, ये ट्रॉली सिस्टम मैंने अलग से दिखा दिया। इस पर टी आगे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस पर पीछे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, FK। फिर भी बॉडी आगे जा रही है, और ये कंफर्म है कि जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे आएगा उतने एक्सीलरेशन से ये बॉडी आगे जाएगी, क्योंकि आपस में कनेक्ट हैं, ये इस स्ट्रिंग से आपस में कनेक्ट है। तो जितनी तेजी से नीचे जाएगा उतनी तेजी से आगे जाएगा, तो ये कंफर्म है कि ये ए एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा। तो मैंने इस 20 किलोग्राम की बॉडी पर नेट फोर्स आगे की तरफ लिखा, नेट फोर्स ऑन 20 किलोग्राम ऑफ बॉडी आगे की तरफ इज इक्वल टू, आगे क्यों जा रहा है, टेंशन की वजह से, पीछे क्यों आ रहा है, FK की वजह से। फिर भी टी ज़्यादा होगा, FK कम होगा, तभी तो आगे जाएगा। इसका तो नेट आगे की तरफ फोर्स होगा T माइनस FK। और हमें पता है FK होता है म्यू के आर, अभी हमने पढ़ा है FK इज म्यू के आर। और कौन सी सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में आर की वैल्यू mg होगी, तो T माइनस म्यू के दैट इज mg। तो T माइनस म्यू के की वैल्यू 0.04 दे रखी है, m की वैल्यू आपको 20 किलोग्राम दे रखी है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये T माइनस दिस। और हमें पता है नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो 20 इंटू एक्सेलेरेशन a। तो नेट फोर्स इसके इक्वल कर दिया आपने, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो हमारे पास में आ गया T माइनस दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स 20 इंटू a। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन क्वांटिटी है, एक T नहीं मालूम, एक A नहीं मालूम। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10 इंटू 0.04 ये हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगी T माइनस 8 इजिकल टू 20a। और सेकंड इक्वेशन है 30 माइनस टी इजिकल टू 3a, तो T के नीचे T इस तरह से आपने अरेंज कर दिया, 30 माइनस टी इजिकल टू 3a। अब मैं सिंपली ऐड करूँगा तो प्लस का T माइनस का T कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 30 है माइनस 8 22 इजिकल टू 20 प्लस 3 23 है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा 22/23। ये जो एक्सेलेरेशन आपके पास 22/23 आया, उसको आप यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, आपके पास T कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप T और एक्सेलेरेशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं।